हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से यहाँ पर वंश हुए उनके बारे में जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, ये जो वंश है यहाँ पर होते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं सबसे पहले जो बात करेंगे वो गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की यहाँ पर स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा हुई और गुलाम वंश का जो प्रचलन है कैसे यहाँ पर चल रहा था, ठीक। तो इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना यहाँ पर 1206 ईस्वी में की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। और गुलाम का मतलब होता है यहाँ पर जो खरीदा जाता है और सैनिकों की सेवा के लिए। तो ये ऐबक एक गुलाम था, ठीक है, किसका? मोहम्मद गौरी का। तो इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर गुलाम वंश के प्रमुख शासक हुए और कैसा उनका शासन चल रहा था, कौन कौन से यहाँ पर निर्माण कराए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल यहाँ पर 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। मात्र 4 साल तक इसका शासन काल रहता है। इन 4 साल में कौन कौन से कार्य करता है इसको देखते हैं। इसको यहाँ पर हम गुलाम वंश के संस्थापक कहते हैं और ये अपना जो राज्याभिषेक है 24 जून 1206 को करता है और अपनी राजधानी यहाँ पर यह लाहौर को बनाता है। जब ये लाहौर को राजधानी बना लेता है तो इसी के बाद ये कुतुब मीनार का क्या है निर्माण करवाता है, उसकी नींव डाल देता है। कुतुब मीनार का निर्माण संपूर्ण नहीं करवा पाता है, संपूर्ण निर्माण कौन कराता है? इल्तुतमिश। तो अधूरा कार्य रह जाता है और उसी कार्य में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसने नींव डाली कुतुब मीनार की। और दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और वहीं इसने अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया। इसके बाद यहाँ पर ऐबक को यहाँ पर हम लाख बख्श के नाम से जानते हैं। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान करने वाला, ठीक है। और प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में, उसको ध्वस्त करने वाला इसी का एक सहायक सेना नायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसी ने विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय यानी प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त किया था। इसी के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में हो जाती है। और वो कैसे होती है? घोड़े से गिरकर। चौगन खेलते समय ये घोड़े से गिरकर इसकी ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र आता है यहाँ पर आराम शाह। और आराम शाह मात्र यहाँ पर 8 महीने तक राजगद्दी पर रहता है। एक ये योग्य शासक नहीं था, ठीक है। 8 महीने तक ये आराम शाह शासन करता है और इल्तुतमिश के द्वारा इसकी 1211 ईस्वी में क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इल्तुतमिश को यहाँ पर गुलाम भी कहते हैं, किसका? ऐबक का, और दामाद भी कहते हैं, ठीक है। जब इसकी मृत्यु हुई ऐबक की तो इल्तुतमिश यहाँ पर बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। इल्तुतमिश का यहाँ पर शासनकाल 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहता है। यह ऐबक का गुलाम दामाद था और तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, ठीक है। कौन था? तुर्किस्तान का यहाँ पर इलवरी तुर्क था। इसी के बाद जब इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी यहाँ पर दिल्ली ले आया, कहाँ से? लाहौर से। लाहौर राजधानी बनाई थी यहाँ पर ऐबक ने और यही क्या करता है? अपनी राजधानी को यहाँ पर दिल्ली ले आता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये हौजे सुल्तानी का निर्माण कराता है और यहाँ पर दहले ए कोहना के निकट करवाता है। हौजे सुल्तानी का निर्माण दहले ए कोहना के निकट करवाता है। और इल्तुतमिश का पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्रदान की। सुल्तान की क्या करी? जो सुल्तान पद था उसके यहाँ पर वैधानिक स्वीकृति प्रदान करता है, प्राप्त करता है, किसके द्वारा? बगदाद के खलीफा। और यहीं पर ये कुतुब मीनार का संपूर्ण निर्माण कराता है।
नींव डाली थी यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूर्ण रूप किसने दिया? कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को। संपूर्ण यानी पूर्ण रूप से जो कुतुब मीनार बन चुकी थी इल्तुतमिश के समय में बनी थी। अब इसी के बाद सबसे पहले इसने शुद्ध अरबी जो सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने, और जिसमें दो तरह के सिक्के थे। सबसे पहले इसने यहाँ पर तांबे के जो सिक्के चलाए थे उनको यहाँ पर टका कहा जाता था, और जो चांदी के सिक्के चलाए थे उनको यहाँ पर ही जीतल कहा जाता था। पूछ रहे कि जीतल किस शासनकाल का सिक्का था या सिक्के थे, तो किसके थे? इल्तुतमिश के। और यहीं पर इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसको यहाँ पर तुर्कान चहलगानी का नाम दिया। तो पूछ रहे था तुर्कान चहलगानी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो यहाँ पर करवाया था इल्तुतमिश ने। अब इसी के बाद सर्वप्रथम इसने दिल्ली में अमीरों का दमन किया था, और अमीरों का दमन करने के बाद इसके यहाँ पर 1236 ईस्वी में क्या जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब इसके यहाँ पर 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र आता है और वो गद्दी बैठता है। तो इसके पुत्र का नाम आता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज एक शक्तिशाली शासक नहीं था, अयोग्य शासक था, कमजोर शासक था। तो इसके जो अल्पकालीन तो छोटा था, तो इसकी माँ का नाम क्या था यहाँ पर? शाह तुर्कान। शाह तुर्कान गद्दी बनी रही, और ठीक है, तो लेकिन शाह तुर्कान जो गद्दी बनी तो इनके बर्ताव से और इनसे परेशान होकर अमीरों ने इसको यहाँ पर राजगद्दी से उतार दिया जाता है, और यहाँ पर रजिया को यहाँ पर राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है। रजिया बेगम को यहाँ पर रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है, और यह प्रथम महिला शासक थी। कौन सी? मुस्लिम प्रथम महिला शासक थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। और इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, और पुरुषों की तरह यहाँ पर चौगा मतलब काबा और कुल्हाड़ का मतलब टोपी पहनकर राज दरबार में यहाँ पर आने लगी। इसके बाद रजिया सुल्तान ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर-ए-अकूत यानी कि अमीर-ए-अकूत का मतलब होता है घोड़े का सरदार बनाया, इसको नियुक्त कर दिया। लेकिन ये क्या गैर तुर्कों को ये बना रही थी, तो इसको क्या गैर तुर्कों को सामंत बनाने के प्रयासों में चलते तुर्की अमीरों ने रजिया को गद्दी से उतार दिया, और गद्दी से उतारकर इसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद गद्दी पर यहाँ पर मुइजुद्दीन बैरम शाह को यहाँ पर बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जब ये बैरम शाह यहाँ पर गद्दी बैठ जाता है और रजिया सुल्तान यहाँ पर जेल में थी, तो जब जेल से रजिया सुल्तान बाहर निकलती है और क्या करती है, वो विवाह करती है किसके साथ? अल्तुमिया से विवाह किया। विवाह के बाद क्या करती है, ये पुनः दोबारा राजगद्दी को पाने का प्रयास करती हैं, लेकिन उसमें ये असफल हो जाती है। जब ये असफल हो जाती हैं तो ये कैथल में होती हैं, और कैथल में इनकी हत्या कर दी जाती है डाकू के द्वारा। वो की जाती है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में। 1240 डाकू के द्वारा इनकी हत्या यहाँ पर कैथल में कर दी जाती है, और बहरम शाह को यहाँ पर इसके बाद 1240 के बाद बहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पर यहाँ पर अलाउद्दीन मसूद शाह बैठ जाता है। जब शासन कर रहा था बहरम शाह, तो इसको किसके द्वारा हटाया गया? अलाउद्दीन मसूद खान के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती 1242 ईस्वी में। इसके बाद क्या होता है, बलबन के षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को यहाँ पर 1246 ईस्वी में हटाकर नासिरुद्दीन मसूद को यहाँ पर राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। और नासिरुद्दीन महमूद कौन था? ये टोपी सीखकर अपना जो जीवन था उसको व्यतीत करता था। लेकिन जब इसने बलबन ने इसको गद्दी बिठाया और अपनी पुत्री का विवाह इससे करा दिया, जब इसने अपनी पुत्री को विवाह करा दिया तो उसके कुछ समय बाद इस बलबन ने इसको हटा दिया नासिरुद्दीन को, और ये खुद यहाँ पर बैठ जाता है 1266 ईस्वी में। 1266 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी बैठ जाता है, और बलबन का यहाँ पर वास्तविक जो नाम आता है बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन यहाँ पर उसका वास्तविक नाम था,
और जब ये राजगद्दी बैठता 1266 ईस्वी में, तो यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और गयासुद्दीन बलबन का नाम लेकर ये क्या बैठता है, दिल्ली गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठ जाता है। और बलबन ने दिल्ली की जो सुरक्षा, जो मंगोलों ने इस पर आक्रमण किया था, इसको सुरक्षा दी थी। यानी कि मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को सुरक्षा की थी, दिल्ली की सुरक्षा की थी। इसके बाद यहाँ पर तुर्कान ए चहलगानी, जो मैंने आपको बताया, तुर्कान ए चहलगानी जो किसने की थी, इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगानी का जो यहाँ पर विनाश किया था वो बलबन ने किया था। ठीक है। अब इसके जो बलबन के राज दरबार में यहाँ पर दो प्रथा चलाता है, एक था सिजदा एवं और एक दूसरी थी पेबोस। इन दो प्रथाओं का यहाँ पर शुरुआत करता है बलबन अपने राज दरबार में। इसके बाद यहाँ पर फारसी रीति रिवाज का एक नवरोज क्या उत्सव का निर्माण कराता है, प्रारंभ करता है अपने शासनकाल में। तो कह सकते हैं फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया था। इसके बाद इसने अपने विरोधियों, जो इसके विरोध में रहते थे, तो अपने विरोधियों को कठोर, इसको कहते लोह एवं रक्त की सजा थी। एक लोह से बांधकर जो उसके रक्त जो निकल आता था, तो इसी को लोह रक्त, कठोर जो सजा थी, उसमें यहाँ पर नीति का यहाँ पर उसने पालन किया, जिससे इसके विरोधी कम हो गए। अब इसके बाद इसको इसका जो दामाद था नासिरुद्दीन महमूद, उसको यहाँ पर उपाधि देता है, जिसकी नाम यहाँ पर आती है उलुग खां। उलुग खां की उपाधि देने वाला इसका ही दामाद था नासिरुद्दीन महमूद। अब इसके जो दरबार में, बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि थे, जिनका नाम यहाँ पर आता है, आपने सुना होगा, अमीर खुसरो, जो हमेशा पूछा जाता है अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, बलबन के। तो अमीर खुसरो को फारसी प्रसिद्ध कवि थे। और एक थे अमीर हसन। अमीर हसन भी कौन थे, इसके फारसी दरबारी कवि थे। तो ये थी यहाँ पर बलबन की जानकारी। अब जो इसका अंतिम शासक पूछा जाता है, तो अगर अंतिम शासक पूछ ले तो आता है शमुद्दीन कैमूर। शमुद्दीन कैमूर इसका अंतिम शासक था गुलाम वंश का। और जब इस गुलाम वंश का पतन हो जाता है, तो इस दिल्ली पर एक नए वंश की जो क्या उत्पत्ति होती है, जिसे हम यहाँ कहते हैं खिलजी वंश। और खिलजी वंश का शासनकाल यहाँ पर 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहता है। खिलजी वंश का मात्र 30 वर्ष यहाँ पर शासनकाल रहता है दिल्ली पर। और लेकिन गुलाम वंश का यहाँ पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर शासनकाल रहता है। जो इसमें यहाँ पर आते हैं प्रमुख, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। ये जो चार प्रमुख हैं, ये चार प्रमुख शासक आते हैं गुलाम वंश के अंतर्गत। तो अगले जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर खिलजी वंश के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से यहाँ पर खिलजी वंश से कौन कौन शासक यहाँ पर आए थे, कब कब यहाँ पर आक्रमण किया था, काफी इंपोर्टेंट है खिलजी वंश। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।